पृथ्वी के अंतराल में हमने 3 परत देखा, क्रस्ट, मैंटल और कोर। इनके भी सब डिविजन्स का अध्ययन किया, लेकिन क्रस्ट इन सबों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जियोलॉजी का पार्ट क्रस्ट भी है और ज्योग्राफी का आधार क्रस्ट ही है। हम पूरा कल्चरल लैंडस्केप और फिजिकल लैंडस्केप क्रस्ट पर ही पाते हैं। इसलिए आइए हम लोग पृथ्वी की भूप्रकृति या क्रस्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले मॉडल में देखा था कि अपर और लोअर 2 क्रस्ट होती हैं और क्रस्ट की एवरेज थिकनेस 0 यानी सतह से 100 किलोमीटर की गहराई तक होती है और दोनों को बांटने वाली एक परत होती है जो कोनराइड डिस्कंटिन्यूटी कहलाती है, जो पृथ्वी की सतह से 11 किलोमीटर की औसत गहराई पर होती है। लेकिन इस जनरलाइजेशन के अतिरिक्त हम अभी देखते हैं कि हमारी क्रस्ट में 2 टाइप की क्रस्ट होती हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी ओशनिक क्रस्ट। ये आप इस मॉडल में देख रहे होंगे कि एक है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पर कॉन्टिनेंट है और दूसरी है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, अर्थात हम नॉर्थ अमेरिका के निवासी हैं, एशिया के कहीं के हैं, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट है। लेकिन इसके बाद जो ओशंस हैं, ओशंस के पानी, ओशंस के वाटर के नीचे भी एक क्रस्ट है और वह एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है। इस कंफ्यूजन में न रहें कि हमारे कॉन्टिनेंट्स ओशंस पर तैर रहे हैं। हमारा कॉन्टिनेंट और हमारा ओशन, हमारे ओशन के नीचे स्थित ओशन बेसिन सब क्रस्ट के पार्ट है। तो आप अंतर अब समझ गए होंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दोनों में अंतर है। इनकी विशेषता, इनकी गति के बारे में हम लोग विशेष रूप से प्लेट टेक्टोनिक में सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की औसत मोटाई 30 से 40 किलोमीटर है, जो कि सी लेवल के नीचे है और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है। लेकिन इसी पर हमारे कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट सी लेवल से औसतन 0.5 किलोमीटर यानी 500 मीटर की ऊंचाई पर है। इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में आप रखे रहिएगा। सी लेवल से लगभग 500 मीटर माने आधा किलोमीटर ऊंचाई के हैं। अब आप अगर वर्ल्ड में एवरेज मीन सी लेवल लें तो उससे हमारे कॉन्टिनेंट्स और महाद्वीप पर प्लेटो और माउंटेन ऊंचे हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई देखिए 8 किलोमीटर से ज़्यादा है। बहुत सारे माउंटेन हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे सभी स्थल खंडों की सी लेवल से औसत ऊंचाई क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 0.5 किलोमीटर या 500 मीटर। कैसे? हमारे माउंटेन्स निश्चित रूप से 500 मीटर से बहुत ऊंचे हैं और हमारे जो प्लेन्स हैं नदी द्वारा निक्षेप जनित, वो 150 मीटर से नीचे हैं। इसलिए हमारे जो प्लेटो लैंड हैं, वर्ल्ड का ज़्यादा पार्ट पठार से बना है। तो पठार की एवरेज हाइट सी लेवल से 500 मीटर है, इसलिए यहाँ ये वैल्यू 500 मीटर है। और हमारे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब पार्ट हैं किसके? या तो अंगारा लैंड के पार्ट हैं या गोंडवाना लैंड के, लेकिन ओरिजिनली वो पार्ट किसके हैं? प्लेटो के हैं। इसलिए एक तरह से 500 मीटर की ऊंचाई एवरेज हाइट ऑफ प्लेटो है। ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज़्यादातर मेटामॉर्फोज्ड, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं। सेडिमेंट्री भी इसमें आती हैं, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज कायांतरित और आग्नेय चट्टानों का है। अब आइए हम देखते हैं ओशन बेसिन्स
के नीचे भी क्रस्ट है जिसको कि ओशनिक क्रस्ट कहा जाता है, और यह भी एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है। और ओशनिक क्रस्ट की एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर है। जनरली ऐसा माना जाता है कि हमारे महासागर की औसत जो गहराई है वो भी 5 किलोमीटर ही है, और उसके नीचे 5 किलोमीटर राख है। इस तरह से ये सी लेवल के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सी बॉटम के नीचे ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट में भी 3 अलग अलग लेयर्स मिलती हैं। 3 अलग अलग लेयर्स में लगभग 0.5 किलोमीटर, यानी जितना सी लेवल के ऊपर है प्लेटो का पार्ट, एवरेज हाइट ऑफ द कॉन्टिनेंट, उतना ही 80 बॉटम से नीचे का भी पार्ट है 0.5 किलोमीटर। ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये अवसाद है। अवसाद कहाँ से जमा किया गया? ये अवसाद लैंड से लाया गया। लैंड से कौन लाया होगा? चाहे वाटर लाया हो, चाहे रिवर्स लाई हो, या विंड लाई हो, या ग्लेशियर्स लाए हों, सब ला के इसी में डिपॉजिट कर दिए है, जिसकी थिकनेस 500 मीटर के आसपास है। ये सेडिमेंट्री है। उसके नीचे जाने पर सेकंड लेयर मिलती है 1 से 2 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर औसत है। ये क्या होता है? बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या होता है? हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि यह मटेरियल एस्थेनोस्फीयर से निकलता है। किस प्रोसेस से? वॉल्केनो से। और निकलकर कभी कभी तो सी बॉटम के ऊपर आ जाता है, डिपॉजिट होकर सी लेवल के ऊपर आ जाता है वॉल्केनिक आइलैंड्स, लेकिन ज़्यादातर यहीं जमा हो जाता है। और इसके नीचे बॉटम में, जो कि पृथ्वी के कूलिंग प्रोसेस के समय में बनी थी, 3 किलोमीटर थिक, 3 किलोमीटर मोटी परत है, जिसको कि गैब्रो कहा जाता है। इस तरह से एवरेज अगर जोड़ें 0.5, 1.5, 3, ये 5 किलोमीटर की मोटी परत होती है, जिसको कि ओशनिक क्रस्ट कहा जाता है। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को हम पहले मॉडल में देखे थे 11 किलोमीटर की डेप्थ पर अलग किया जाता है, और उसको कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अब यद्यपि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दोनों एक साथ मिली हैं, लेकिन जब प्लेट मूवमेंट होता है तब दोनों की गति में अंतर होता है, और ओशनिक क्रस्ट भारी होती है, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे छेपित हो जाती है, सबडक्ट होती है। लेकिन पूरा का पूरा ओशनिक क्रस्ट नहीं होती, उसके ऊपर का कुछ पार्ट लैंड का होता है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के सामने आकर के उसी में रुक जाता है। इसका मतलब हुआ कि प्लेट टेक्टोनिक के समय हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में डिफरेंशियल मोशन होता है। दोनों की घूमने की गति अलग अलग होती है, और ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे अधोगमित, छेपित या सबडक्ट होती है। तो ये रहा कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट का, और ये रहा एस्थेनोस्फीयर। तो इस तरह से ये ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर मोटी होती है, और इस पर 5 किलोमीटर गहरा पानी होता है। वैसे महासागरों की भी औसत गहराई ज़्यादा है। लगभग मैरियाना ट्रेंच के बारे में आपने सुना होगा, 11 किलोमीटर से ज़्यादा गहरा, और सी लेवल के बराबर पानी 0 हो गया और 11 किलोमीटर डीपेस्ट हो गया। दोनों का एवरेज लगभग होगा 5-5.5 किलोमीटर ही। लेकिन इसका कैलकुलेशन हम लोग जब ओशन बॉटम रिलीफ सीखेंगे उसमें और स्पष्ट होगा कि हमारे जो ओशन बेड्स हैं ज़्यादातर क्षेत्रफल में, उनकी औसत गहराई 5 किलोमीटर ही है। अब हम लोग अगला पॉइंट इसी में देखते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में हम लोग पढ़ने के लिए 3 तरीके अपनाए थे। पहले मॉडल में आपने देखा था, एक तो एनर्जी, टेम्परेचर,
अर्थात पृथ्वी की सतह से केंद्र तक जाने में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। दूसरा आधार हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ रॉक्स के आधार पर पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर सीखा था कि सतह से केंद्र में जाने में डेंसिटी बढ़ती जाती है, जो क्रस्ट में 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से केंद्र में बढ़कर 17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो गई थी। तो इस तरह से डेंसिटी और टेम्परेचर के आधार पर हमने किया, लेकिन आज सेस्मोलॉजी के आधार पर या सेस्मिक वेव्स के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आपने देखा था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के आधार पर पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, और हम सेस्मोलॉजी या अर्थक्वेक के चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे कि सेस्मिक वेव्स 3 प्रकार की होती हैं, P, S, L। इनमें से केवल P वेव पृथ्वी को पार कर जाती हैं। S और L वेव पृथ्वी के केंद्र को पास नहीं कर पाती हैं। अर्थात यदि किसी भी स्थान पर 100 किलोमीटर की गहराई पर या किसी भी 300 किलोमीटर गहराई पर फोकस बन गया या हाइपोसेंटर बन गया, तो वहाँ से P वेव चारों तरफ चलेंगी, लेकिन वो P वेव अर्थ के कोर से होकर के 21 मिनट में वहाँ पहुँचेंगी। लेकिन एपीसेंटर इस साइड में होगा, इसके ठीक एंटीपोड पर भी एक पॉइंट होगा, और P वेव्स डिफरेंट कंपोजिशन से होकर गुजरती हैं। कहीं पर लिक्विड है, कहीं पर सेमी लिक्विड है, कहीं पर प्लास्टिक स्टेट में है, कहीं पर सॉलिड स्टेट में है, और उसका रिकॉर्ड लेती हुई जाती हैं। और पीछे रखा हुआ सेस्मोलॉजी स्टेशन का सेस्मोग्राफ इसको रिकॉर्ड कर लेता है कि ये P वेव, ध्यान रखिएगा, यहाँ S और L वेव पृथ्वी के अंतराल के बारे में नहीं बताएंगी, केवल और केवल P वेव्स। तो P वेव की चाल किस पोजीशन में कहाँ पर होगी, किस स्ट्रक्चर में कितनी होगी, इसका भी एक डेटा अगर देखें तो उसी के आधार पर पृथ्वी के अंतराल की एग्जैक्ट जानकारी होती है। जैसे क्रस्ट है, अपर मैंटिल, लोअर मैंटिल और कोर, इसमें बढ़ती गहराई के साथ जनरली P वेव की सेस्मिक वेलोसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन ये जनरली 10 से 40 किलोमीटर की डेप्थ पर तेज हो जाती है, और उसके बाद फिर 350 से 400 किलोमीटर की डेप्थ पर फिर से तेज हो जाती है, और 700 किलोमीटर की गहराई पर फिर तेज हो जाती है, और कोर में बहुत तेज हो जाती है। इसलिए यदि इनकी स्पीड और टाइम का पता लग जाए तो इसको हम लोग सेस्मोलॉजी में विशेष रूप से सीखेंगे। तो स्पीड और टाइम के आधार पर हम लोग निकाल लेंगे कि पृथ्वी में किस परत में किस तरह का स्ट्रक्चर है और उसकी थिकनेस क्या है। और इस तरह से P वेव्स का और कुछ डिटेल है। ये P वेव मोहो डिस्कंटिन्यूटी जिसके बारे में आपको याद होगा पहले चित्र में, एस्थेनोस्फीयर को ही मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है, और इसमें इसकी स्पीड 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। फिर और गहराई में जाने पर 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच में इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, जिसको कि लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है, निम्न गति मेखला। और उसका कारण क्या है कि वहाँ पर गटेनबर्ग चैनल है और मैग्मा चैम्बर्स हैं, और इस प्रोसेस को जो P वेव की गति धीमी होती है इसको एटीन्यूएशन प्रोसेस कहा जाता है। फिर P वेव की वेलोसिटी अंदर जाने पर अपर मैंटिल में 8 से 8.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है अपर मैंटिल में, और उसके बाद इसकी गति 700 किलोमीटर गहराई जो आपने अभी यहाँ देखा है वहाँ पर फिर से इसकी गति तेज हो जाती है, और जैसे जैसे केंद्र में जाने पर डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे P वेव की वेलोसिटी तेज होती जाती है। इस तरह से सेस्मिक वेव्स के आधार पर
पृथ्वी के अंतराल का अध्ययन किया जाता है। अब अगर विकल्प में 3 रहें कि किसके आधार पर पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी हमको अच्छी तरह से होगी, किसी एक के आधार पर, तो आप लगाएंगे सेस्मिक वेव्स, पी वेव्स। उन दोनों को नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पी वेव्स के आधार पर ही डेंसिटी का और टेम्परेचर का पता लगता है। तो इस तरह से ये रहा इसका साक्ष्य, सेस्मिक वेव्स। अब आपसे यूपीएससी पूछता है कभी कभी कि डिस्कस द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ सेस्मिक वेव्स। भूकंपीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के अंतराल की व्याख्या कीजिए। तो आप शुरू में क्या लिखेंगे और कितने आप फिगर बनाएंगे, इसका भी निर्णय अभी ले लीजिए। कुछ लोग विदाउट फिगर लिखकर चले जाते हैं, मार्क्स नहीं मिलता है। बिना सजावट के आकर्षण बढ़ता ही नहीं है। इसलिए शायद आपको याद होगा कि एक एडवर्ड स्वियस का मॉडल गोला, सियाल सीमा निफे, दूसरा आप एस्थेनोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरिस्फीयर का मॉडल, तीसरा इसके पहले वो बड़ा वाला एक मॉडल जो जियोडेसी और जियोफिजिक्स के आधार पर है, और 2 मॉडल है। तो इस तरह से यदि आप 5 मॉडल बनाते हैं, टाइम को आपको मैनेज करना है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। फिर एक प्रॉब्लम आती है कि पहले हम पृथ्वी का अंतराल लिखें या साक्ष्य लिखें। तो कुछ लोग पहले एविडेंस लिख देते हैं, भूकंप का विवरण कर देते हैं और पृथ्वी का अंतराल बाद में लिखते हैं। आप ही बताइए कि क्या है सत्य? दोनों, चाहे जिसको जिससे लिखा जाए, लेकिन इसमें भी एक तर्क है और वही तर्क संगत चीज़ें न्याय संगत होती हैं। जैसे किसी वकील को जज के सामने अपने केस की पैरवी करना है, तो आप ही बताइए, पहले वकील साहब अपने केस के बारे में वहाँ प्रस्तुत करेंगे या साक्ष्य को बुला के जज के सामने उससे बयान दिलाने लगेंगे? उत्तर सरल है, पहले अपनी बात कहेंगे, उसके बाद कहेंगे माय लॉर्ड, इसके पक्ष में ये गवाह उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर उचित होगा कि पहले आप पृथ्वी के अंतराल के बारे में लिखिए, उसके बाद जैसा हमने बताया है साक्ष्य के बारे में लिखिए।